Assalamu alaikum and good morning and welcome you all guys in the lecture of the series of the epidemiology subjects। आज के एपिडेमियोलॉजी सब्जेक्ट में जो लेक्चर जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिज़ीज़ या उसका दूसरा नाम है स्पेक्ट्रम ऑफ द डिज़ीज़। कि जब कोई डिज़ीज़ किसी भी इंडिविजुअल्स के बॉडी के अंदर जब स्टार्ट होती है तो वो मुख्तलिफ़ फेजेस से गुज़र के एक एंड रिज़ल्ट पे पहुंचती है। तो आइए हम पढ़ते हैं कि जो नेचर ऑफ द डिज़ीज़ प्रोसेस है या स्पेक्ट्रम ऑफ द डिज़ीज़ प्रोसेस है वो कितने फेजेस से गुज़रती है। एक्चुअली देखा जाए तो उसके 4 फेजेस हैं। द फर्स्ट फेज़ जो होती है स्टेज होती है वो होती है ससेप्टेबल स्टेज। ससेप्टेबल स्टेज में ये होता है कि एक इंडिविजुअल्स है और वो किसी भी रिस्क फैक्टर किसी भी एजेंट के साथ एक्सपोज हो सकता है। अगर किसी इंडिविजुअल्स की इम्यून सिस्टम वीक है या वो ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा है जहाँ पे वो रिस्क फैक्टर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है और वो उस एक्सपोजर से अपने आप को दूर नहीं कर सकता या विद इन दिस रिस्क फैक्टर के साथ वो बार बार जो है ना एक्सपोज हो रहा है, तो ऐसा पर्सन जो है ना ससेप्टेबल होस्ट है, उसको वो डिज़ीज़ कभी ना कभी कैप्चर ज़रूर करेगी। जब रिस्क फैक्टर से या किसी भी एजेंट से या इन्फेक्शियस एजेंट से कोई वो ससेप्टेबल होस्ट या ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स जब एक्सपोज हो जाता है, जब वो इन्फेक्शियस एजेंट उसके बॉडी के अंदर इंटर हो जाती है या वो रिस्क फैक्टर्स बॉडी में इंटर हो जाता है, तो सेकंड स्टेज जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है स्पेक्ट्रम ऑफ द डिज़ीज़ का। और इस स्टेज को कहते हैं सब क्लिनिकल या प्री क्लिनिकल स्टेज। इस स्टेज में इन्फेक्शियस एजेंट्स इंडिविजुअल्स किसी भी शख्स के बॉडी के अंदर इंटर होता है लेकिन अभी तक कोई साइन सिम्टम अपीयर नहीं हुआ, तो इसको कहते हैं प्री क्लिनिकल स्टेज। सेकेंड फेज़ जब थर्ड फेज़ वो होता है जब इन्फेक्शियस एजेंट किसी भी इंडिविजुअल्स की बॉडी के अंदर पैथोलॉजिकल चेंजेस करना शुरू कर देता है, उसकी सेल और टिश्यू लेवल पे डैमेज करना शुरू कर देता है। और जब वो टिश्यू या उसकी बॉडी का टिश्यूज़ या सेल डैमेज हो जाती है, जब पैथोलॉजिकल चेंजेस आ जाती है, तो उस इंडिविजुअल्स की बॉडी के अंदर साइन सिम्टम अपीयर हो जाते हैं। जब फर्स्ट साइन सिम्टम अपीयर हो जाता है तो इस स्टेज को कहते हैं क्लिनिकल स्टेज शुरू हो जाती है। और इस क्लिनिकल स्टेज के बेस पे डॉक्टर्स या कंसल्टेंट जो है ना किसी डिज़ीज़ को डायग्नोज करते हैं। अब जब फोर्थ फेज़ है, जब क्लिनिकल स्टेज होने के बाद, तो डेफिनेटली वो जो पेशेंट है या इन्फेक्टेड पर्सन है किसी कंसल्टेंट को एक्सेस करेगा या किसी कंसल्टेंट के पास जाएगा ट्रीटमेंट करने के लिए। या वो ट्रीटमेंट ना भी ले तो कुछ डिज़ीज़ ऐसे होती है विदाउट ट्रीटमेंट, अगर आप अपनी डाइटरी पैटर्न अच्छा कर लेते हैं या अपनी को रेमेडीज़ वगैरह ले लेते हैं तो उसके ज़रिए से भी डिज़ीज़ जो है ना क्यूरेबल हो जाती है। तो फोर्थ फेज़ जो होती है वो होती है स्टेज ऑफ द डिज़ीज़ आउटकम, जिसको रिकवरी फेज़ भी कहते हैं या रिकवरी स्टेज भी कहते हैं। और ये जो स्टेज है फोर्थ स्टेज जो स्टेज ऑफ आउटकम है, इसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। आइदर पर्सन बिल्कुल फुली रिकवर हो जाता है उस डिज़ीज़ से, या सेकंड ये हो सकता है कोई डिसेबिलिटी हो सकती है, या थर्ड आउटकम ये हो सकती है पेशेंट की डेथ हो सकती है। आइए अब हम स्पेक्ट्रम ऑफ द डिज़ीज़ को वन बाय वन को बड़े डिटेल के साथ पढ़ते हैं इन द ग्राफिकल। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपके सामने बनाई हुई है। नाउ द फर्स्ट जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में देखें, फर्स्ट फेज़ जो है बिफोर द एक्सपोजर, एंड दिस स्टेज इज़ कॉल्ड द स्टेज ऑफ द ससेप्टेबल, या इसको कहते हैं ससेप्टेबल फेज़। और ससेप्टेबल फेज़ जो होती है ये प्री एक्सपोजर फेज़ होता है, प्री एक्सपोजर फेज़। लेकिन इस स्टेज में एनवायरनमेंट के अंदर
रिस्क फैक्टर या एजेंट्स मौजूद हैं। अगर किसी भी इंडिविजुअल्स, किसी भी शख्स का, इंडिविजुअल्स का, पॉपुलेशन का या कम्युनिटी की इम्यून सिस्टम वीक है या किसी इंडिविजुअल्स की इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज़ है, तो ऐसा शख्स या ऐसा पॉपुलेशन या कम्युनिटी जो ज़्यादा ससेप्टेबल है, जैसे किसी कम्युनिटी की हर्ड इम्यूनिटी बहुत ही कम है, जब हर्ड इम्यूनिटी बहुत ही कम होगी, वैक्सीनेटेड लोग कम होंगे, तो ऐसे ससेप्टेबल पॉपुलेशन, ऐसा ससेप्टेबल कम्युनिटी या ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स हाई रिस्क पे होगा जब उनको किसी भी डिजीज़ की रिस्क फैक्टर या एजेंट से जब वो एक्सपोज होंगे तो उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नाउ इस ससेप्टेबल स्टेज में, तो फर्स्ट स्टेज में तो हम यहाँ पर प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन जो है ना लगा सकते हैं। प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन का मतलब ये है कि रिस्क फैक्टर को आप एलिमिनेट कर दे या रिस्क फैक्टर को होने ही ना दे, रिस्क फैक्टर को क्रिएट ही ना होने दे। जब रिस्क फैक्टर क्रिएट ही नहीं होगा आपके एनवायरनमेंट में या रिस्क फैक्टर होगा ही नहीं, तो ससेप्टेबल पर्सन जो है ना वो हेल्दी रहेगा या पॉपुलेशन जो है, ससेप्टेबल पॉपुलेशन या कम्युनिटी डिजीज़ से जो है ना प्रोटेक्टेड रहेंगे। अब सेकंड स्टेज जब होता है इसी स्टेज ससेप्टेबल में, अब सेकंड स्टेज जो होती है प्रीमोर्डियल के बाद होती है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन भी कर सकते हैं कि जब रिस्क फैक्टर क्रिएट हो जाए, मिसाल के तौर पर किसी भी कम्युनिटी में, कम्युनिटी ए जो लोग हैं वो रह रहे हैं कॉटन फैक्ट्री के साथ। अब कॉटन फैक्ट्री के पास रहने के पास या केमिकल फैक्ट्री के पास रहने के बाद तो वहाँ पर क्या है, रिस्क फैक्टर बहुत ही ज़्यादा है। तो प्राइमरी प्रिवेंशन हम क्या कर सकते हैं कि उस रिस्क फैक्टर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं। प्रीमोर्डियल में तो आपने रिस्क फैक्टर को क्रिएट ही नहीं होने देना था। अब सेकंड स्टेज में जब रिस्क फैक्टर मौजूद है और वहाँ पर होस्ट भी मौजूद है, अब होस्ट को आपने कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे प्रिवेंट करना है किसी भी एक्सपोजर से, किसी भी रिस्क फैक्टर की एक्सपोजर है, तो आपने क्या करना है, प्राइमरी प्रिवेंशन करना है। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब ये है कि आपने रिस्क फैक्टर को एलिमिनेट करना है या उसको मिनिमाइज करना है थ्रू द प्रिवेंटिव एंड कंट्रोलिंग मेजर के ज़रिए से। नाउ इन द फर्स्ट फेज में जब कोई पर्सन, ससेप्टेबल पर्सन, अगर वो एक्सपोज हो जाता है किसी भी रिस्क फैक्टर से, एंड द रिस्क फैक्टर मे बी बायोलॉजिकल और मे बी इज़ अ एनवायरमेंटल, हमने ये सारा जो है ना सर्वेलेंस में हमने पढ़ा था कि जो एक्सपोजर होती है वो रिस्क फैक्टर हो सकता है, और रिस्क फैक्टर आपका बायोलॉजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, एनवायरमेंटल भी हो सकता है, एंड न्यूट्रिशनल भी हो सकता है, एंड देन द डेमोग्राफिक भी हो सकती है। अगर जब वो एक्सपोज हो जाता है, जब ससेप्टेबल पर्सन एक्सपोज हो जाता है रिस्क फैक्टर से, देन दी अगेन तब वो एजेंट उसकी बॉडी के अंदर इंटर हो जाती है, उस होस्ट के बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है विद दी पोर्टल ऑफ एंट्री के ज़रिए से। अब उस जब एजेंट उसकी बॉडी के अंदर इंटर हुआ होस्ट के बॉडी के अंदर, और अभी तक उसने कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस नहीं लेके आई, उसके किसी टिश्यूज़ या सेल को डैमेज नहीं किया, लेकिन वो वहाँ पर क्या है, अकोमोडेट हो रहा है, क्या है, अकोमोडेट हो गया है। जैसे HIV इन्फेक्शन, जब HIV से एक्सपोज हुआ पर्सन, HIV इसकी बॉडी के अंदर इंटर हुआ, तो सेकेंड स्टेज शुरू हो जाती है। सेकेंड स्टेज में ये होगा कि HIV पॉजिटिव ज़रूर है लेकिन अभी तक साइन सिम्टम अपीयर नहीं हुए। जब HIV, जब उसने पैथोलॉजिकल चेंजेस नहीं लेके आया है, तो इसको कहते हैं लेटेंसी पीरियड। अभी तक साइन सिम्टम अपीयर नहीं हुए, साइन सिम्टम अपीयर नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट आपकी बॉडी के अंदर इंटर हुआ है लेकिन उसके अभी तक साइन सिम्टम अपीयर नहीं हुए, इन अपेरेंट है, साइन सिम्टम मौजूद लेकिन HIV से वो पॉजिटिव है। तो HIV जब पॉजिटिव है और साइन सिम्टम अपीयर नहीं हुए, इन अपेरेंट है, इस पीरियड को कहते हैं लेटेंसी पीरियड। इस पीरियड को क्या कहते हैं, लेटेंसी पीरियड।
और ये होता है प्री क्लिनिकल पीरियड। इस दोनों को कहते हैं प्री क्लिनिकल पीरियड। अब प्री क्लिनिकल पीरियड में होता है लेटेंसी पीरियड एंड द सेकंड वन इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड। अब सेकंड होता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड ये होता है जब इन्फेक्शियस एजेंट आपकी बॉडी में इंटर हो गया और उसने जाके फर्स्ट साइन सिम्टम अपीयर कर दिया। फर्स्ट साइन सिम्टम जब अपीयर हुआ, फर्स्ट साइन सिम्टम अपीयर हुआ, तो इस पीरियड को जब इन्फेक्शियस एजेंट अपीयर बॉडी के अंदर एक्सपोज हुआ और उसने पर्सन के अंदर बॉडी के अंदर चला गया और उसने उसको इन्फेक्टेड कर दिया, और फर्स्ट साइन सिम्टम अपीयर होने से पहले का जो पीरियड है इसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। एंड दिस इंक्यूबेशन पीरियड और लेटेंसी पीरियड इज़ द पार्ट ऑफ द प्री क्लिनिकल पीरियड। अब जब फर्स्ट साइन सिम्टम अपीयर हो जाता है, फर्स्ट साइन सिम्टम अपीयर होता है, अब ये फर्स्ट साइन सिम्टम कब अपीयर होगा? फर्स्ट साइन सिम्टम तब अपीयर होगा जब आपका HIV जो है ना पॉजिटिव बॉडी के अंदर इंटर हुआ और उसने जाके टिश्यूज़ अब पैथोलॉजिकल चेंजेस करना शुरू कर दिया। जब पैथोलॉजिकल चेंजेस टिश्यू लेवल पे या सेल लेवल पे किसी भी होस्ट की बॉडी में चेंजेस लाना शुरू कर दिया तो उसके साइन सिम्टम भी अपीयर होंगे। और जब वो साइन सिम्टम अपीयर हो जाते हैं, फर्स्ट साइन सिम्टम जब अपीयर हो जाता है, तो अब क्या होता है, क्लिनिकल स्टेज शुरू हो जाता है। द थर्ड फेज, इस फेज को कहेंगे क्लिनिकल फेज, क्योंकि अब डिजीज़ ने अपना साइन सिम्टम अपीयर कर दिया है। जब डिजीज़ का साइन सिम्टम अपीयर हो जाता है, ऑनसेट ऑफ दी साइन सिम्टम हो जाती है, तो ये क्लिनिकल स्टेज में कन्वर्ट हो गया। जब क्लिनिकल स्टेज में कन्वर्ट हुआ मींस HIV ने CDC4 को इतना कैप्चर करके इतना इम्यून कंप्रोमाइज़ कर दिया इंडिविजुअल्स लेवल के कि जब कोई भी अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन हुआ, उस अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन ने HIV के इम्यून कंप्रोमाइज HIV पॉजिटिव ने को अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन होना शुरू हो गया, अब ये एड्स में कन्वर्ट हो गया। और दीज द क्लिनिकल साइन सिम्टम किसी भी डिजीज़ का शुरू हो जाता है तो उसको कहते हैं क्लिनिकल फेज और क्लिनिकल डिजीज़ का जो है ना स्टेज कहते हैं। और इसमें मोस्टली डायग्नोज किए जाते हैं डिजीज़ को। जब साइन सिम्टम अपीयर हो जाएगा तो लाजमी बात, जब आपको बुखार होगा, पेन होना शुरू हो जाएगा और बुखार होगा और कफिंग होनी शुरू हो जाएगी, तो डेफिनेटली यू विल गो टू नियर द डॉक्टर्स। इस स्टेज में क्या था कि आपने सपोज स्मोकिंग की, स्मोकिंग के अंदर जो कार्बन है, जो उसके अंदर तारकोल है, उसने अब ये प्री क्लिनिकल स्टेज है और उसने प्री क्लिनिकल, आप स्मोकिंग से एक्सपोज हो रहे हैं, अभी तक आपके लंग्स को डैमेज नहीं किया, दिस इज़ दी प्री क्लिनिकल फेज। जब उसने लंग्स लेवल पे के लंग्स के टिश्यूज़ को जब उसने डैमेज करना शुरू कर दिया अल्वोलाई लेवल पे, और वो अल्वोलाई के छोटे छोटे बैलून बड़े बैलून में कन्वर्ट होना शुरू हो गए, देन यू विल बी अपीयर दी, क्या आपको शुरू होगा, फीवर होना शुरू होगा, चेस्ट पेन होना शुरू हो जाएगा, एंड देन दी कफिंग होनी शुरू हो जाएगी, एंड देन दी एक्सपेक्टोरेंट शुरू हो जाएगा, एक्सपूटम आना शुरू हो जाएगा, एंड द सेकेंड वन यू हैव बीन शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीदिंग भी होनी आपको शुरू हो जाएगी। सो नाउ दीज ऑन द बेसिस ऑफ दीज साइन सिम्टम, डेफिनेटली जब क्लिनिकल स्टेज में आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी कंसल्टेंट के पास जाएंगे, देन द डॉक्टर्स एंड द कंसल्टेंट व्हाट इट विल डू, वो क्या करेगा, वो डायग्नोस्टिक टेस्ट करेगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए क्या करेगा, डेफिनेटली सबसे पहले आपका जो है ना फीवर, ठीक है ना, चेस्ट एग्जामिनेशन होगी। चेस्ट एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, आपकी अस्कल्टेशन वगैरह और देखेंगे, मे बी पॉसिबल है फाइन क्रेकल्स है कि कोर्स क्रेकल्स हैं, एंड द सेकेंड वर चेस्ट एक्सरे, ठीक है ना, चेस्ट एक्सरे होगा, स्पायरोमेट्री होगी, ठीक है ना, और मे बी CT स्कैन या अल्ट्रासाउंड भी हो सकती है चेस्ट की। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस clinical diagnosis, the clinical stage will be
द बेसिस ऑफ दिस क्लिनिकल डायग्नोसिस के बेस पे डॉक्टर्स आपको क्या करेगा, कोई ना कोई ट्रीटमेंट प्लान करेगा। सो व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट प्लान? एक तो प्रिवेंशन प्लान होगी इसमें। प्रिवेंशन प्लान में ये होगा कि स्मोकिंग को आपने क्विट करनी है। एक तो प्रिवेंशन प्लान हो गया। सेकंड आपका हो गया ट्रीटमेंट प्लान। ट्रीटमेंट प्लान में क्या होगा? लाजमी बात है आपको एंटीपायरेटिक, ठीक है ना, एनसीट या ब्रोंकोडायलेटर्स, एंड देन द थर्ड वन इज़ द एंटीबायोटिक्स। वो आपको दिया जाएगा फॉर द 1 वीक और 2 वीक्स। एंड द स्मोकिंग आपने बिल्कुल क्विट करनी है। अगर आपने ट्रीटमेंट लिया और फिर अगेन आपने स्मोकिंग स्टार्ट कर दिया, देन अगेन सेकेंड एंड थर्ड स्टेज विल बी स्टार्ट। लेकिन इसमें फर्स्ट फेज नहीं आएगा, इसमें डायरेक्ट आपका थर्ड फेज, अगेन द क्लिनिकल साइन सिम्टम विल बी अपीयर वेरी सून, क्योंकि ऑलरेडी आपकी लंग्स जो है ना वो डैमेज हो चुके हैं टिश्यू लेवल पे। सो जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो अब आपका डिजीज़ की आउटकम का फेज़ निकलेगा। अब आउटकम की फेज़ पे इस ट्रीटमेंट प्लान पे जो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट प्लान था, तो इस पे 3 आउटकम हो सकते हैं। द फर्स्ट आउटकम होगा कि आप टोटली फुली रिकवर हो जाएंगे। द सेकेंड वन क्या कर सकती है, ये डिसेबिलिटी कर सकती है। कोई भी डिज़ीज़ होगी, लाजमी नहीं है हर डिज़ीज़ जो है ना डिसेबिलिटी करे, पर बहुत से डिज़ीज़ ऐसे होते हैं जो जिसमें डिसेबिलिटी भी हो सकती है। जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, फ्रैक्चर हुआ, ठीक है ना, फ्रैक्चर होने के बाद आए, आपकी सर्जरी हुई, आर्थोपेडिक सर्जन ने आपकी सर्जरी की, डायग्नोस्टिक टेस्ट करने के बाद उसकी सर्जरी करने के बाद आप रिकवर तो हो गए, लेकिन अगेन यू विल बी डिसेबल। अगर आप फुली अगर आपकी एक ही बोन अगर आपकी फ्रैक्चर हुई है तो उसको प्लेट वगैरह आपकी पूरी ही एम्पुटेशन करनी पड़ी लेग की या आर्म्स की, तो देन यू विल बी डिसेबल फॉर द होल लाइफ। देन द थर्ड जो हो सकती है वो डेथ। थर्ड जो आउटकम होगी वो डेथ होगी। सो इन द फोर्थ स्टेज ऑफ द डिजीज़ रिकवरी, and the fourth stage of the disease recovery of the disease spectrum, what would be? You recover, you will be disabled, and the third one you will be death. Now अब इसमें आते हैं, हम फर्स्ट वाले में पढ़ते हैं कि जो ससेप्टेबल से लेके प्री क्लिनिकल पीरियड में दो चीज़ें होती है। द वन हमने पढ़ा कि जब आपको इन्फेक्शियस एजेंट से आप एक्सपोज हुए तो साइन सिम्टम अपीयर होने से पहले वो पीरियड क्या कहलाएगी? लेटेंसी पीरियड। एंड दीज लेटेंसी पीरियड, और जब इन्फेक्शियस एजेंट से आप एक्सपोज हुए और टिल टू द फर्स्ट साइन सिम्टम अपीयर्ड, दिस इज कॉल्ड द इंक्यूबेशन पीरियड। और लेटेंसी पीरियड में लाजमी नहीं है कि आपकी एजेंट्स आपकी बॉडी में इंटर हो और वो किसी टिश्यूज़ या सेल को डैमेज कर सके। जब और इसी लेटेंसी पीरियड अगर ये प्रोलॉन्ग रहती है इन्फेक्शन, तो डेफिनेटली पैथोजेनिसिटी स्टार्ट हो जाती है। अब इस लेटेंसी पीरियड में या प्री क्लिनिकल पीरियड में 3 चीज़ें होती है। एक हम कहते हैं इन्फेक्टिविटी, एंड द सेकेंड वन इज़ अ पैथोजेनिसिटी, एंड द थर्ड वन इज़ द वायरुलेंस। ये किसी भी मतलब जब आप इन्फेक्शस से एक्सपोज हुए, जब आप इन्फेक्टेड हो गए, तो ये 3 चीज़ें हो सकती है। इन्फेक्टिविटी जो होती है, इट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ द इन्फेक्शंस, इट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ द एक्सपोजर, ठीक है ना, इट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ द एक्सपोजर इंडिविजुअल्स टू बी इन्फेक्टेड, कि कितने प्रोपोर्शन इंडिविजुअल्स है, ससेप्टेबल लोग हैं जो किसी भी रिस्क फैक्टर से एक्सपोज हुए, उनमें से कितने लोगों को जो है ना इन्फेक्टेड हुआ। तो लाजमी बात है जब आप किसी भी रिस्क फैक्टर से एक्सपोज होते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी इन्फेक्टेड। द सेकेंड वन, द पैथोजेनिसिटी, ये प्रोपोर्शन है ऑफ ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स to develop the infected,
डेवलप द इन्फेक्टेड, के इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और ये क्या होगा, प्रोपोर्शन जब सेकंड फेज आती है, जब आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ द इन्फेक्टेड टू डेवलप द apparent disease are, फर्स्ट स्टेज में आप इन्फेक्ट हो रहे हैं, सेकेंड स्टेज में जब आप इन्फेक्टेड हो गए तो उसमें से कितने प्रोपोर्शन है जिनको जाके जो है ना डिजीज़ अपीयर हो सकती है। एंड द थर्ड वन, इसमें क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ apparent disease to be severe or lethal। क्लियर दैट? फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ कि मायोबैक्टीरियम से आप एक्सपोज हुए और मायोबैक्टीरियम ने जाके आपको इन्फेक्टेड कर दिया। सेकंड, जब मायोबैक्टीरियम से आप एक्सपोज हुए तो कितने प्रोपोर्शन लोगों को जाके अपेरेंट टीबी ट्यूबरकुलोसिस जो है साइन सिम्टम अपीयर हुए। जब ट्यूबरकुलोसिस आपको हुआ तो जब साइन सिम्टम अपीयर हुए तो अब इनमें से कितने ट्यूबरकुलोसिस के जो केसेस है वो लीथर हो गए या सीवियर हो गए। सो दिस इज दी इन्फेक्टिविटी, पैथोजेनिसिटी एंड वायरुलेंस। नाउ द सेकंड फेयर, अब एक और टर्म्स है जिसको कहा जाता है कम्युनिकेबिलिटी। कम्युनिकेबिलिटी का मतलब है communicability. Now the infected and infectious, आपको ये समझना चाहिए, इन्फेक्टेड एंड इन्फेक्शियस। इन्फेक्टेड पर्सन लाजमी नहीं है कि वो दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर सके। बहुत से मोस्टली ऐसा होता है कि बहुत सी डिजीज़ जो है ना इनअपेरेंट होती है, इनअपेरेंट बॉडी में मौजूद होती है और वो लाजमी नहीं है कि इन्फेक्शंस कर सके। जब इन्फेक्टेड होगा तो डेफिनेटली इट विल गो टू टेक द टाइम इट्स बिकम अ इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस वो पीरियड होता है जब कोई पैथोजिन या एजेंट्स उसकी वायरस या प्लाज्मा लेवल पर इतना लोड बढ़ा दे कि वो दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर सके। सो द कम्युनिकेबिलिटी का मतलब ये है कि जब इन्फेक्शियस पीरियड से लेके दूसरे पर्सन को वो इन्फेक्ट कर सके तो उसको कहते हैं कम्युनिकेबिलिटी। कि इन्फेक्शियस पर्सनस से लेके एक इन्फेक्शियस पर्सन ने दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर दिया, उसको एजेंट या उसको वायरस या बैक्टीरिया ट्रांसफ़र कर दिया और उस पर्सन को जो है ना इन्फेक्टेड कर दिया। लेकिन इस पीरियड के दरमियान कि इन्फेक्शियस पर्सन ने अपना एजेंट ट्रांसफ़र किया दूसरे पर्सन को इन्फेक्टेड करने के लिए, तो उस पीरियड को कहते हैं कम्युनिकेबिलिटी। सो अब इसको कहते हैं पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। और पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी लेटेंसी पीरियड से लेके डिज़ीज़ के साइन सिम्टम तक होती है, डिज़ीज़ तक होती है। और इसमें ये डिज़ीज़ क्या कहते हैं, डिज़ीज़ काज कर सकती है। नाउ द फर्स्ट साइन सिम्टम अपीयर हो जाता है तो डिज़ीज़ का प्रोपोर्शन शुरू हो जाता है। सो once again repeat for you all the what is the natural history or the spectrum of the disease। कि natural history और spectrum of disease क्या होती है। natural history और spectrum of the disease ये होती है कि जब भी कोई डिज़ीज़ किसी इंडिविजुअल्स या किसी होस्ट के बॉडी के अंदर कोई डिज़ीज़ शुरू होती है, स्टार्ट होती है, तो वो कितने फेजेस से गुजरती है। तो डिज़ीज़ की जो नेचुरल हिस्ट्री है या स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ की वो 4 स्टेजेस होती है। द फर्स्ट स्टेज इज़ द स्टेज ऑफ द ससेप्टेबिलिटी एंड द सेकंड फेज को कहते हैं स्टेज ऑफ द सब क्लिनिकल और द प्री क्लिनिकल डिजीज़। थर्ड फेज को कहेंगे स्टेज ऑफ द क्लिनिकल डिजीज़ एंड फोर्थ फेज को कहेंगे स्टेज ऑफ द डिजीज़ रिकवरी और यू कैन डिजीज़ आउटकम। अब फर्स्ट फेज में हमने पढ़ा था कि स्टेज ऑफ द ससेप्टेबिलिटी में ये होता है कि इंडिविजुअल्स या होस्ट
उसका इम्यून कंप्रोमाइज़ होती है और उस टाइम पे वो किसी भी एक्सपोजर या रिस्क फैक्टर से एक्सपोज हो सकता है। यहाँ पर स्टेज ऑफ द ससेप्टिबिलिटी में हम दो प्रिवेंशन कर सकते हैं, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन एंड सेकंड वन इज़ द प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन ये है कि आपने रिस्क फैक्टर को एक्सपोज ही नहीं होने देना है, रिस्क फैक्टर को बनने ही नहीं देना है, क्रिएट ही नहीं होने देना है, तो कोई भी डिजीज़, कोई ससेप्टेबल होस्ट या इंडिविजुअल्स को डिजीज़ होने के चांसेस ही नहीं होंगे। सेकंड वन, अगर रिस्क फैक्टर मौजूद है लेकिन अब आपने क्या करना है, उस रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज़ करना है, उसको रिड्यूस करना है या उसको एलिमिनेट करना है, देन अगेन यू कैन प्रोटेक्ट और प्रिवेंट दी स्टेज ऑफ द ससेप्टेबल होस्ट को आप बचा सकते हैं। अब आप सेकंड जो फर्स्ट फेज से अगर ससेप्टेबल होस्ट किसी भी एजेंट के साथ एक्सपोज हो जाता है या कांटेक्ट में आ जाता है तो डेफिनेटली वो एजेंट या होस्ट उसकी बॉडी के अंदर इंटर होगा पोर्टल ऑफ दी एंट्री से। जब वो उसकी बॉडी के अंदर इंटर होगा तो डेफिनेटली सेकंड स्टेज जो है ना आप डिजीज़ की स्टार्ट हो जाती है। सेकंड स्टेज में लाजमी नहीं है, जैसे ही कोई, ये डिपेंड करता है ऑन दी इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ दी होस्ट ऑफ द एजेंट। बहुत सी डिजीज़ ऐसे होते हैं जैसे टॉक्सिक्स हैं, टॉक्सिक्स के जो है ना वो जो स्टेज और सब क्लिनिकल स्टेज है वो बहुत ही कम होता है, मिनट्स या सेकंड्स के अंदर होते हैं टॉक्सिक्स के। और बहुत से जो है डिजीज़ ऐसे होते हैं जिनकी इंक्यूबेशन पीरियड पे सब क्लिनिकल स्टेज जो है ना वो ईयर्स में होते हैं। जैसे कि हिरोशिमा पे जब एटॉमिक बम गिराया गया, जो उनसे एक्सपोज हुए थे रेडिएशन, वो 2 ईयर्स से लेके 10 ईयर्स तक थे जब उनको कैंसर जाके अपीयर हुआ। इसी तरह HIV एड्स का जो विंडो पीरियड है वो 2 ईयर्स से लेके 10 ईयर्स तक है। So it is the preclinical stage is that stage in which the agent has become a harbor or accommodate inside the host body, and then the आस्ता आस्ता जब उसकी इम्यून सिस्टम वीक होगी तो जो एजेंट है वो होस्ट की बॉडी के अंदर उसकी सेल और टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर देगा या उसके अंदर वो मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। जब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होगी तो डेफिनेटली वो होस्ट के सेल या टिश्यू को डैमेज या उसके आर्गन को डैमेज करना शुरू कर देगा। जब उसके आर्गन और टिश्यू जब डैमेज होंगे तो डेफिनेटली साइन सिम्टम अपीयर होना शुरू हो जाएगा उस पर्टिकुलर डिजीज़ का। जब वो पर्टिकुलर डिजीज़ का साइन सिम्टम, जब फर्स्ट साइन सिम्टम अपीयर हो जाता है तो यहाँ से फिर थर्ड स्टेज शुरू हो जाती है डिजीज़ प्रोसेस का, और उसको कहते हैं स्टेज ऑफ द क्लिनिकल डिजीज़। क्लिनिकल स्टेज शुरू हो जाती है। क्लिनिकल स्टेज में क्यों कहते हैं, क्योंकि लाजमी बात है फर्स्ट साइन सिम्टम अपीयर हो गया। जब फर्स्ट साइन सिम्टम अपीयर हो तो डिजीज़ जो है ना स्टेज शुरू हो गया। अब इस स्टेज पे जब फर्स्ट साइन सिम्टम अपीयर होता है तो मोस्टली जो होस्ट होते हैं वो किसी कंसल्टेंट, किसी डॉक्टर्स या हेल्थ केयर वर्कर्स को अप्रोच करते हैं या हेल्थ केयर सेंटर्स को अप्रोच करते हैं, और इसी साइन सिम्टम की बेस पे ज़्यादातर कंसल्टेंट या डॉक्टर्स जो है ना डायग्नोस्टिक टेस्ट कराते हैं। और दीज ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायग्नोस्टिक टेस्ट देन द कंसल्टेंट make a 2 type of the plan, is the non-pharmacological plan and the second one is the pharmacological plan बनाएगा। एक में उसमें ये होगा, सपोज अगर वो स्मोकिंग कर रहा है या उसका वेट गेन हो गया, हाइपरटेंशन की वजह से आया है, हाइपरटेंशन हो गया है उसको, हाइपरटेंशन उसको किस वजह से हो रहा है, ओबेसिटी की वजह से, तो डॉक्टर उसको प्लान करेगा फॉर द एक्सरसाइज एंड क्विट दी एंड मिनिमाइज द लिपिड प्रोफाइल डाइट। ये तो हो गया नॉन फार्माकोलॉजिकल, एक्सरसाइज करें, वॉक करें और लिपिड प्रोफाइल डाइट की को मिनिमाइज़ करें। डाइटरी प्लान आपकी जो है ना लीफी वेजिटेबल्स की तरफ जाएं और फैट्स का यूज़ कम करें। नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या होगा, तो डेफिनेटली उसको जो है ना ड्रग्स दिया जाएगा, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, जो भी कम्बिनेशन होगी। नाउ आफ्टर द स्टेज ऑफ द डिजीज़ देन द फोर्थ फेज ऑफ द spectrum of the disease start is called the stage of the disease outcome, or you can say the stage of the disease recovery। तो आउटकम 3 किस्म की हो सकती है, या तो फुली रिकवर हो जाएगा, या फिर डिसेबिलिटी हो सकती है, या मे बी डेथ हो सकती है।
सो अब हम आते हैं यहाँ पर जो है ना, जो स्टेज था, जो प्री क्लिनिकल स्टेज को समझने की ज़रूरत है। प्री क्लिनिकल स्टेज में ये होगा, जब भी कोई इन्फेक्शियस एजेंट से कोई पर्सन एक्सपोज होता है तो लाजमी बात है वो इन्फेक्शियस एजेंट या रिस्क फैक्टर उसकी बॉडी के अंदर इंटर होगा। जब वो उसकी बॉडी में इंटर होगा, जब तक वो फर्स्ट साइन सिम्टम अपीयर नहीं करता या इनअपेरेंट रहता है, बहुत से इन्फेक्शियस एजेंट्स ऐसे होते हैं इनअपेरेंट रहते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी और सी या HIV एड्स। तो इनअपेरेंट जब तक रहेगा तो उसको कहेंगे लेटेंसी पीरियड। जब एजेंट एक्सपोज और उसने फर्स्ट साइन सिम्टम अपीयर करना शुरू कर दिया, दिस स्टेज इज कॉल्ड द इंक्यूबेशन पीरियड एंड दिस इज द इंक्यूबेशन। इस पीरियड से लेके इस पीरियड को क्या कहेंगे? इंक्यूबेशन पीरियड कहेंगे। जब फर्स्ट इंक्यूबेशन पीरियड शुरू हो जाता है, देन द डिजीज स्टेज विल बी स्टार्ट। जब फर्स्ट साइन सिम्टम जब अपीयर होगा और ये लेटेंसी पीरियड्स तक, तो इस पीरियड को हम कहेंगे पीरियड ऑफ द कम्युनिकेबिलिटी। पीरियड ऑफ द कम्युनिकेबिलिटी के लिए दो चीज़ें हैं, एक तो है इन्फेक्टेड, एक है इन्फेक्शियस। इन्फेक्टेड का मतलब ये है कि कोई भी पैथोजिन आपकी बॉडी के अंदर इंटर हुआ तो देन डेफिनेटली वो पर्सन क्या हुआ? इन्फेक्टेड हो गया। नाउ इन्फेक्शियस ये है कि जब उसने अपीयर होने के बाद, जब वो उसके बॉडी के अंदर इंटर हुआ, तब उसने वायरस ने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर दी। जब वो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर दी और उसने, अब वो पर्सन जो है ना इन्फेक्शियस हो गया। अब जब वो किसी और पर्सन के साथ कांटेक्ट में जाएगा तो डेफिनेटली वो एजेंट या पैथोजिन को किसी और ससेप्टेबल होस्ट के अंदर इंटर कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। जब इन्फेक्शियस पीरियड से एक होस्ट दूसरे ससेप्टेबल होस्ट को इन्फेक्टेड करेगा या उसके अंदर पैथोजिन ट्रांसफ़र करेगा या एजेंट ट्रांसफ़र करेगा, इस पीरियड को कहते हैं पीरियड ऑफ द कम्युनिकेबिलिटी। ओके, सो आई होप आज के लेक्चर में इट्स अ क्लियर योर कंसेप्ट अबाउट दी व्हाट इज़ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़ और स्पेक्ट्रम ऑफ द डिजीज़, कि जब भी कोई पर्सन किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट से एक्सपोज होता है और जब वो एजेंट उसकी बॉडी के अंदर इंटर हो के कितने स्टेजेस से गुज़र के एक डिज़ीज़ जो प्रोसेस कितने डिज़ीज़ से गुज़र के अपने एक एंड प्रोसेस पे आती है, अपने एंड आउटकम पे आती है। सो I hope in the today lecture it is clear your concept, and the last I request you to watch my video lecture. It is very informative for you all, and the last request you subscribe my YouTube channel and press the bell icon. By pressing the bell icon you will get my new lecture as soon as I upload on my YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz. Take care yourself.